वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन के जंक्शन फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं नीलेश जायसवाल। एक बार पुनः आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 की फिजिक्स का सरल रेखा में गति, जो चैप्टर 3 था सरल रेखा में गति। उसका अगला टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। तो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं कि आपेक्षिक वेग क्यों जरूरी है। ये रिलेशन जब कभी किसी भी वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था, गति की अवस्था और रुकी हुई अवस्था को बताना चाहते हैं तो वहां पर आपेक्षिक वेग का होना जरूरी है। आपेक्षिक वेग से तात्पर्य यह है कि हम किसी न किसी दूसरी वहां पर स्थिति जिसके सापेक्ष हम उसकी क्या बता सके, विरामावस्था को या गति अवस्था को हम बता सके। जब तक ये हम रिलेट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं। इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के बारे में ये हम नहीं बता पाएंगे कि वो गति अवस्था में है कि विराम अवस्था में है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं उसी अवस्था में, मतलब उसी जगह में दोनों ही स्थितियों का होना जरूरी है अगर हम गति अवस्था और विराम अवस्था। जैसे ये पृथ्वी पर हम स्थित हैं और पृथ्वी लगातार क्या हो रही है, घूम रही है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता क्योंकि हम उसी स्थिति पर, उसी पिंड पर हम स्थित है, इसलिए हमें उसका जो है तो आभास नहीं होता। उसके सापेक्ष यानी पृथ्वी से हम थोड़ा सा दूसरे किसी ग्रह पर या किसी ऊंचाई पर अगर चले जाते हैं तो इसका जो है तो अध्ययन हम कर सकते हैं कि पृथ्वी भी लगातार क्या हो रही है, घूम हो रही है, लेकिन इसका जो है तो इसकी गति बहुत धीरे है, इसलिए हमको जो है तो इसका आभास नहीं होता है। जैसे और ले लेते हैं कि अगर कोई दो ट्रेन, ठीक है, ये ए ट्रेन ले लेते हैं, दूसरी बी ट्रेन, रेलगाड़ी। अब किसी प्लेटफॉर्म में क्या है, दोनों खड़ी है, ये प्लेटफॉर्म। अगर किसमें खड़ी है, दोनों प्लेटफॉर्म में। पता चला ये वाली ट्रेन इस दिशा में गति कर रही है, दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में मान लो गति कर रही है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग ये प्लेटफॉर्म है, दोनों जगह जो है तो ट्रेन खड़ी है। तो आप जब देखते होंगे अगर इस ट्रेन के अंदर आप मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो जब एक ट्रेन खड़ी हो और दूसरी ट्रेन क्या हो, चलने लगे स्टेशन से, तो हम दूसरी ट्रेन को देखते हैं तो ये हमें आभास होता है, एहसास होता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। ऐसा आप देखे होंगे, कई बार जज किए होंगे कि अगर दो ट्रेनें एक साथ खड़ी हैं किसी स्टेशन पर, तो कोई भी एक ट्रेन, अगर ये ट्रेन चल रही है तो हमें आभास होगा, और यहाँ वाली ये ट्रेन चल रही है तो यहाँ पे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको आभास होगा कि ये वाली ट्रेन चल रही है। जबकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम इसका क्या क्या बता रहे हैं, रिलेटिव, आपेक्षिक भी बता रहे हैं। लेकिन अगर यही व्यक्ति इस ट्रेन के सापेक्ष ना देखकर दूसरे साइड अगर देखता है, प्लेटफॉर्म में अगर देखता है, तो ये पता चलता है कि ये हमारी ट्रेन चल रही है। जबकि क्या हो रहा था, यहां बैठे थे तो लग रहा था कि ये वाली ट्रेन चली। तो किसी एक के सापेक्ष दूसरे की गति बताने के लिए क्या होता है, हमें कोई ना कोई दूसरी स्थिति का होना जरूरी होता है जिसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की गति को और विराम अवस्था को हम बता सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं अभी। आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग क्या होगा, जब किसी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब किसी वस्तु की गति अवस्था और विराम अवस्था का पता लगाने के लिए दूसरे स्थिति का भी होना आवश्यक होता है, वहां पर क्या होता है, आपेक्षिक वेग होता है। जब कभी दो वस्तु की, मतलब पहले किसी एक वस्तु की गति अवस्था या विराम अवस्था का हमको पता लगाना है तो उसके सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु का होना वहां पर जरूरी होता है। तो उसके सापेक्ष हम क्या बताते हैं, पहले वस्तु की क्या गति में है कि विरामावस्था में,
ठीक है। जैसे हम अगर इस जगह पर है और हमारे ये ऊपर मान लीजिए पंखा लगा है और पंखा घूम रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम उसके सापेक्ष कहाँ है, दूसरी स्थिति पे है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये पंखा घूम रहा है। लेकिन अगर कोई मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति है कि हम अगर उसी पंखे पर स्थित है, पंखे पर अगर बैठे होंगे तो पंखे पर हमको अगर पंखा घूमेगा तो उसके साथ साथ वो व्यक्ति भी घूमेगा, या छोटा सा कोई अगर कीड़ा है तो वो भी घूमेगा। तो ये पता चलेगा कि उसको समझ में ये नहीं आएगा जब तक वो दूसरी स्थिति सही है, नहीं धरातल को नहीं देखेगा तो ये नहीं पता चल पाएगा कि वो वस्तु घूम रही है कि नहीं घूम रही। मतलब उसी जगह पर अगर स्थिति है दोनों, तो वहां पर उसके घूमने का या विरामावस्था का पता नहीं चल पाता है, उसको जो है तो दूसरी स्थिति का जो है तो सहारा लेना पड़ता है। तो ये था आपेक्षिक वेग। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर कोई कार है ए, ठीक है, और एक दूसरी कार है बी, तो अगर हम ये कहते हैं कार ए के सापेक्ष कार बी की क्या हो जाएगी, चाल या गति, तो हम उसको गति को किससे दर्शाते हैं, v से, वेलोसिटी यानी इसका त्वरण, इसका वेग जो बताएंगे। तो कार ए का v के सापेक्ष, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कार ए का v के सापेक्ष, ये हो जाएगा। अगर इसका वेग क्या हो जाएगा, कार ए का कार v के सापेक्ष, क्या निकाल रहे हैं, कार ए का कार बी के सापेक्ष वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, वी ए बी। और इसी में अगर अपोजिट कर देते हैं कि कार बी का ए के सापेक्ष वेग, तब यहां पे क्या हो जाएगा, वी बी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी ए बी लिखा है, मतलब वी ए माइनस वी बी, ठीक है, या प्लस करेंगे तो वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। यहाँ पे वी बी ए है तो इसका मतलब क्या हुआ, वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे जो दिया रहता है वी बी ए, तो यही मान क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, और वी ए बी दिया है, मतलब ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी दो वस्तु हैं ए और बी, जैसे ले लिए यहाँ पे कार पर, ट्रेन पर, किसी भी वस्तु की स्थिति का हम पता लगाने के लिए कम से कम दो वहां पर माध्यम यानी दो स्थिति होनी चाहिए, जिसके सापेक्ष हम उसका गति का या विरामावस्था का पता बता सकते हैं। जैसे इसमें क्या बोला गया कि अगर कार का हम गति बता रहे तो किसके सापेक्ष बता रहे, एक दूसरी कार के सापेक्ष। जैसे तो कार ए और कार बी लिखा है, तो अगर कार ए का बी के सापेक्ष वेग लिखते हैं तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, वी ए बी, जो जिसके सापेक्ष होता है वो आगे होगा और जिसका हम वेग बता रहे हैं वो कहाँ होता है, इसके पहले होगा। यानी वी ए बी अगर वी के सापेक्ष ले रहे हैं तो वी ए बी लिखेंगे, और ए के सापेक्ष ले रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, वी बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वी ए माइनस वी बी, और इसका मतलब क्या हो गया, वी बी माइनस वी। अब इसकी तीन कंडीशंस होती है कि कब आपेक्षिक वेग, जैसे वी ए बी दो वस्तु लिए हैं तो इसके सब सापेक्ष, मतलब कब आपेक्षिक वेग कम है, कब ज्यादा है और कब बराबर है, ये तीन स्थिति हम देखते हैं अभी। पहली स्थिति ले लेते हैं, जब दोनों कार का वेग जो है बराबर हो, यानी वी ए बराबर क्या है, वी बी। पहली स्थिति है कि जब दोनों कार का वेग क्या है, बराबर है, तो स्थिति समय ग्राफ, ये क्या है, समय, यहाँ पे स्थिति ले लेते हैं, यानी एक्स, इस डायरेक्शन, ठीक है, ये ओ। तो अब अगर वी ए बराबर वी बी, यानी दोनों वस्तु की जो गति है एक बराबर है,
तो उसके लिए जैसे मान लेते हैं ये VA हो गया और ये क्या हो गया, VB हो गया। ठीक है, तो ये कहलाएगा वस्तु A का। अब इसमें बराबर कैसे समझ में आ रहा है कि ये आगे है, यानी VB का मान ज्यादा है, VA का मान कम है, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि समय के साथ दोनों की स्थिति में परिवर्तन लगातार है। यानी मान लेते हैं जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी यहाँ पर है, उतनी दूरी यहाँ पर, यानी लगातार एक बराबर वेग से ही लगातार गति कर रही है। मतलब दोनों ही स्थिति में VA का भी मान और VB की भी मान, यानी दोनों कार की जो चाल है लगातार एक समान बनी हुई है। तो ये पहली कंडीशन के लिए हो गया VA बराबर VB। दूसरी स्थिति ले लेते हैं। दूसरी स्थिति में जब VA बड़ा हो जाए VB से, यानी VA का मान ज्यादा हो रहा किससे, VB से, तो उसके लिए जो बन जाएगा चित्र या ग्राफ, ये एक्स स्थिति को दर्शाएगा, ये समय को दर्शाएगा। अब यहाँ पे VA का मान लगातार क्या हो रहा है, ये VB। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये ग्राफ, ये पहली जो गति है यानी VB के लिए, VB का मान इस समय के साथ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम हो रहा है। लेकिन VA का मान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी VA का जो वेग है वो ज्यादा है और VB का मान क्या है, कम है। VB का वेग कम है। ये दूसरी स्थिति, यानी पहली स्थिति VA का अपेक्षिक वेग दूसरे के सापेक्ष क्या है, ज्यादा। तीसरी स्थिति ये ले लेते हैं कि जब VA जो है तो ऋणात्मक के अंतर्गत आ जाएगा, VA जो है छोटा हो जाएगा किससे, VB से। यानी VA का मान क्या हो रहा है, VB से भी अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो तीसरी स्थिति के लिए जो ग्राफ बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये स्थिति को दर्शाएगा x और ये समय को, ये मूल बिंदु है, ये नीचे की ओर ले लेते हैं, मान लो x y डैश हो जाएगा, ये ऊपर की ओर y अक्ष है। तो यहाँ पे VA का अगर मान देखते हैं क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यानी VB क्या हो रहा है, इधर से मान लेते हैं ये क्या है, VB का मान है। ठीक है, ये VB बराबर हो गया। और जो VA का मान है वो क्या हो रहा है, इससे कम है। अगर ये जो ग्राफ है इससे अगर ऋणात्मक है, मतलब जो ये x अक्ष है इससे अगर कम मान है तो ये VA, यानी इस x अक्ष से क्या हो रहा है, देख पा रहे होंगे, x अक्ष से अगर कम मान अगर आ रहा है तो उस समय क्या होता है, VA क्या होगा, छोटा होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। तो VA का मान क्या होगा, अगर x अक्ष से भी अगर कम है, ये x अक्ष है, इससे अगर ऋणात्मक आ जा रहा है, नीचे की ओर है, तो यहाँ से अगर इसका वेग है यानी अत्यंत कम है, तब वो तीसरी स्थिति होगी, VA का मान छोटा होगा किससे, VB से। यानी दूसरे कार के सापेक्ष VA की जो गति है, पहले कार की गति वो बहुत कम है ऋणात्मक की ओर। तो इस तरह से ये आपेक्षिक वेग हो गया। आपेक्षिक वेग से जो है तो तीन स्थिति मिल गई, एक धनात्मक हो गई, एक बराबर हो गई और एक ऋणात्मक। धनात्मक मतलब जब उसका मान क्या होता है, पहले कार का लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दूसरे में क्या है, बराबर है, VA बराबर VB दिया है कि यहाँ पर दोनों कारों की जो गति है वो लगातार एक समान है। तीसरे क्या है कि VA का जो मान है वो लगातार कम होता जा रहा है, अगर ये कम है और VB का मान एक समान बना हुआ है तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, ऋणात्मक वेग। ठीक है, तो ये आपेक्षिक वेग के बारे में तीन स्थिति हो गई। अब इससे सापेक्ष देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
प्रश्न ले लेते हैं। अभी जैसे कार की बात किए थे तो उसी पे आधारित ले लेते हैं कि एक पहली कार है, पहली कार 60 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से क्या है, गतिमान है। ठीक है, वही दूसरी कार 40 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से गतिमान है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो ज्ञात क्या करना है, पहली स्थिति ये बताना है कि पहली के सापेक्ष पहली कार के सापेक्ष दूसरी का वेग, ये बताना है। और दूसरी स्थिति ये बताना है कि दूसरी के सापेक्ष पहली कार का वेग। ठीक है, तो ये दो स्थिति निकालना है। पहली कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है और दूसरी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। तो ये बताना कि पहली के सापेक्ष दूसरे का, मान लेते हैं कि पहली कार का जो मान है वो ए ले लेते हैं, दूसरी कार का जो नाम है उसको क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम ले लो, ए बी सी डी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहली कार ए हो गया, दूसरी कार हो गया बी। तो जब पहली कार के सापेक्ष निकालेंगे, ठीक है, यानी किसके सापेक्ष निकालेंगे, पहली कार मतलब ए के सापेक्ष, ऐसा लिख लेते हैं, कार ए के सापेक्ष कार बी का वेग। तो उसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, आपको बताया था, कार ए के सापेक्ष कार बी का वेग, मतलब इसको हम कैसा लिखेंगे, वी वी ए। कार ए के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलते हैं उसको आगे लिखते हैं, और जिसका हम मान पूछते हैं कार वी का वेग, उसको कहाँ लिखते हैं, उसके पहले लिखते हैं। तो कार ये आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी वी माइनस वी ए। दोनों में माइनस करेंगे तब पता चल जाएगा दोनों में अंतर कितना था। तो वी वी माइनस वी ए, यानी इसका जो मान आ जाएगा वी वी ए बराबर, वी वी की वैल्यू क्या है, दूसरे कार की वैल्यू थी 40 और इसकी कितनी है 60, यानी वी वी ए बराबर आ गया -20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब इसी में अगर दूसरा प्रश्न कह दे कि ये पहली स्थिति के लिए हो गया कि पहली के सापेक्ष दूसरी कार का वेग क्या आ जाएगा, -20 किलोमीटर पर आवर। दूसरे में जो दिया है कि दूसरी कार के सापेक्ष पहली कार का वेग, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए दूसरी कार के सापेक्ष पहली कार का, यानी वीवी के सापेक्ष वीए का, इसको लिख सकते हैं क्या, वीए। ये दूसरी कार के सापेक्ष पहली कार का वेग, तो इसको हम लिखेंगे वीए माइनस वीवी। तो वीए माइनस वीवी, तो यहाँ पे अब क्या दिया है, वीए की वैल्यू 60, इसका दिया है 40, तो इसका आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये केवल इतना बदल देने पे पहली के सापेक्ष दूसरी का वेग या दूसरी के सापेक्ष पहली का वेग, तो धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में जो है तो उसका अंतर आ जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है और आंकिक प्रश्न में भी दे सकता है, छोटे प्रश्नों में। तो ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है अपेक्षी वेग। अपेक्षी वेग से ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, इसको एक बार और आप देखिएगा और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को